नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल धनखड़ 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अहिरवाल की राजनीति का 2013 तक का इतिहास बताया और 2013 में रेवाड़ी में पहली रैली जो रेंजांगला शहीद समिति ने की थी शहीद सम्मान समारोह के नाम पर, उस रैली से पूरे देश में जो संदेश गया था नरेंद्र मोदी का, और वो प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आए थे प्रचंड बहुमत के साथ। तो इस बारे में आगे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश चौहान जी। आइए अब उनसे 2013 के बाद की राजनीति पर चर्चा करते हैं। चौहान साहब, आपका 8 PM इंडिया में फिर स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद धनखड़ साहब। चौहान साहब, अब तक हम बात कर चुके हैं कि 2013 में किस तरह से राजनीति ने करवट ली रेवाड़ी से, और पूरे देश की राजनीति ने एक तरह से करवट ली है, और वो करवट बदली उसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ, और राव इंद्रजीत कैसे बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत कामयाब रैली रही वो, पैर रखने को भी जगह नहीं थी। जनरल VK सिंह हुआ और दुनिया भर के हरियाणा भर से भूतपूर्व सैनिक, मतलब सब पहुंचे। उसी रैली में ये भी कहा गया था एक वन रैंक वन पेंशन पेंशन हम लागू करेंगे, और उन शहीदों को हमने बाकायदा लिस्ट दी, बाकायदा है कि आपने सम्मान करना है, इनको धोखना है शहीद परिवारों को, और वो उन्होंने किया। लेकिन जब ये पोजीशन आ गई तो यहाँ एक बात आपने पहले एपिसोड में राव इंद्रजीत सिंह की और राव बीरेंद्र सिंह के बारे में कोई जिक्र किया था कि ये राज्य मंत्री पर ही क्यों अटके हुए हैं। इनकी एक तासीर है कि ये कहते हैं ना, चुपके से पतली गली से निकलने वाली आदत, मतलब ये भिड़ने वाली, अपने पिता की तरह से हेड ऑन कॉल्यूजन नहीं करते। मतलब ये वहां संघर्ष नहीं करते जहां बैठे हैं, बल्कि दूसरा रास्ता जो है वो तलाश लेते हैं। तो इन्होंने इंसाफ मंच तो बना लिया था, रैली भी करी थी पटौदी में, और हुंकार भी भरी थी, एक किस्म से कांग्रेस को आंख भी दिखाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इनकी उस ढिल्लम ढील रवैये से, जो ढुलमुल रवैया था, उसको बीजेपी ने भांप लिया कि भाई माहौल गर्म है, आपने सही नब्ज पकड़ ली तो आप इसे रहने दो, ये जब आएगा इसके ये बहम था कि मैं आऊंगा तो ही अहिरवाल उमड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह 15 सितंबर की रैली के बाद एकदम ही पिघल गया कि भाई ये तो बात हाथ से निकल गई। और उस रैली की कामयाबी के बाद फिर राव इंद्रजीत सिंह, इतने में वो एक किस्म से इलेक्शन भी 2014 का डिक्लेयर हो गया। ये तो 15 सितंबर की बात है, तो वो 1-2 महीने बाद डिक्लेयर हो गया। और फिर इन्होंने राजनाथ सिंह से, एक किस्म से, जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो जो आपकी इच्छा होती है कि भाई मैं राज्य मंत्री था 2004 से 9 तक, तो जी मुझे केंद्र में, ये मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है कि भाई कोई जो डील हुई होगी कि जी मेरे को, कोई बहुत बड़ी मांग इन्होंने नहीं की, वही रखी जो इनके पास थी। मतलब तो वो इनको 2014 में विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी हल्का परिसीमन का बदल गया था। महेंद्रगढ़ से गुड़गांवा हो गया था 2009 में एक किस्म से, और ये लगातार 2004 में जीते, 2009 में जीते, और 2014 में भी ये जीत गए। जो दूसरी इनकी इच्छा होगी कि मैं लेके आऊंगा
अहीरवाल से एमएलएज, तो चीफ मिनिस्ट्री का भी। तो 2014 के में आपको ध्यान होगा, तो जब महेंद्रगढ़ में कहीं जाते बीजेपी वाले तो रामविलास को चीफ मिनिस्टर भावी प्रोजेक्ट करते, उधर जाते तो कैप्टन अभिमन्यु को भावी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते, जीटी बेल्ट में उधर जाते तो विज को प्रोजेक्ट करते, और इस बेल्ट में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को भी हवा दे दी कि भाई आप भी, क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कोई डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने। आज जिस तरह से वो चेहरे की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था वो बिना किसी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखे लड़ा था और उनको जीत हासिल हुई थी। और उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर जैसे जो मनोहर मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले थे, मैं उनको कहता हूं कि एक तरह से पैरासूट से वो जो है वो हरियाणा पर थोप दिए गए थे। तो आगे चौहान साहब से बात करते हैं कि अहीरवाल की राजनीति 2014 के बाद और 2024 तक कैसी चल। बस फिर इनके वही कसक रही, वही पीड़ा रही कि भाई मैं मुख्यमंत्री, और मनोहर लाल को बनाने की कईयों को पीड़ा रही, रामविलास को भी, कैप्टन अभिमन्यु को भी, विज साहब को भी, राव इंद्रजीत सिंह को भी, लेकिन अब वो पीड़ा रही क्योंकि ये मनोहर लाल जी, जब इन्होंने देखा ना कांग्रेस भी ऐसे ही करती थी, मुख्यमंत्रियों को उन्हीं को रखते थे जो इनके अंगूठे के नीचे रहे, जैसा हाईकमांड कहे वैसा करें। मतलब अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश का एक दिन पहले मुख्यमंत्री बनाया, सुबह आदेश दे दिया कि आपको पंजाब का गवर्नर बनना है, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वहां चले गए। तो मनोहर लाल जैसी खड़ाऊं इनको और कहीं नजर नहीं आई, तो इन्होंने मनोहर लाल को एक किस्म से हरियाणा पर खड़ाऊं राज स्थापित करवा के बैठा दिया। और मनोहर लाल जी ने भी जैसा आदेश आया, रिमोट सेंटर गवर्नमेंट के पास था, वो किसके पास था वो तो बीजेपी और वो जाने, लेकिन मनोहर लाल तो आदेशों की पालना करते थे। वो कसक इनकी रही और उनको मोदी जी ने राज्य मंत्री बना दिया कि भाई ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई बात, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पार्टी के, कोई बात उठी भी होगी अमित शाह के सामने, तो पब्लिकली ये बात हम नहीं कह रहे, राव इंद्रजीत सिंह ने उजागर करी है कि भाई मेरे से तो आपकी कोई बात हुई नहीं, राजनाथ सिंह जी की क्या बात हुई थी जब आपने पार्टी ज्वाइन करी, तो मैं तो क्या कह सकता हूं। तो इनको फिर राज्य मंत्री बना दिया गया। 2019 में भी वही सिनेरियो रहा, वही बात रही, लेकिन 2014 में एक नई जो बात निकल कर आई कि रेवाड़ी से 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, 1980 के बाद मोदी लहर में पहली बार बीजेपी कामयाब हुई रणधीर सिंह कापड़ीवास के रूप में। इनको 2019 में रणधीर सिंह कापड़ीवास की टिकट कटवा दी इन्होंने, क्योंकि इनको मलाल था कि मैं ही हूं अहीरवाल का सर्वे सर्वा। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने अपना खेल खेल के निर्दलीय चुनाव लड़ा, दो ने और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और राव इंद्रजीत सिंह के बीजेपी कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि कप्तान अजय सिंह की अगली पीढ़ी चिरंजीव राव, उनका बेटा, 2019 में कामयाब हो गया। 2014 में जब रणधीर बना तो कप्तान को हारना ही था। लगातार 6 जीत हासिल करने के बाद कप्तान को 7वीं हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 में भी कप्तान को मौका दिया गया कि आप पार्लियामेंट का लड़ लो, लेकिन माहौल उस टाइम इतना गर्म था, मोदी की लहर थी, तो कप्तान ने बीमारी का बहाना बना के वो अपने पैर खींच लिए, लेकिन बेटे को कामयाब करवा दिया। अब 2019 में जरूर कप्तान ने फिर हिम्मत करी कि भाई फिर तो ये विरासत ही खत्म हो जाएगी, तो पार्लियामेंट में कप्तान ने 2019 में अपना
दिखाया दमखम, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 5 लाख वोट भी नहीं ले जा पाया कप्तान। और राव इंद्रजीत सिंह फिर जीत गए। राव इंद्रजीत सिंह को 2019 में भी फिर वहीं राज्य मंत्री का पद दिया गया। और जैसे मैंने कहा ना कि इनकी तासीर नहीं है लड़ने भिड़ने की, जो दे दिया और जो मिल गया उसको छोड़ने की भी। 2013 में मोदी की बताया ना रैली से पहले इन्होंने कांग्रेस यूं नहीं छोड़ी, इनको एक वो चेयरमैनी मिली हुई थी, कुछ सुविधाएं मिली हुई थी, 6 नंबर की कोठी बंगला मिला हुआ था जो 2004 से इनके पास था। यानी सत्ता चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना राव इंद्रजीत सिंह की नियति और नीयत में नहीं है। वो नहीं लड़ पाते हैं, उनका स्वभाव है, और वो शुरू से ही संघर्ष करने से बचते रहे हैं। और एक तरह से सुविधा भोगी की जो है वो छवि उन्होंने बना ली है। और लेकिन आज भी उनके परिवार की, राव तुलाराम के खानदान से ये आते हैं, तो उनके परिवार की अहिरवाल में एक छवि है और उसी के सहारे इनकी राजनीति बढ़ रही है। 2009 में कर्नल राम सिंह ने अपने बेटे संजय को कांग्रेस की टिकट दिलवाई। वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स से हट गए थे, लेकिन वो नारनौल से टिकट मिली कांग्रेस की, वहां से वो कामयाब नहीं हुआ। इस बीच राव अजीत सिंह को राव बीरेंद्र सिंह ने भी अटेली से उनको टिकट दिलवाई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। पर ये राव इंद्रजीत सिंह का ट्रैक जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहा और वो अपने रामपुरा हाउस की राजनीति को मुख्यमंत्री अहिरवाल से बनाना है, केंद्र में मंत्री है, तो उस लारा लप्पी में वो 2019 से 24 का भी अपना कार्यकाल पूरा कर गए। और 2024 में भी एक फिर मोड़ आया कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बन चुके कप्तान अजय सिंह, उनको भी कहीं ना कहीं भाग्य का सहारा मिलता रहा, पर उन्होंने फिर एक किस्म से हार सी मान ली और बीमारी का बहाना बना के, या मैं फार्म नहीं भरूंगा, या कोई ना कोई बहाना बना के वो सीन से हट गए। और राज बब्बर को पार्टी ने, कांग्रेस ने मैदान में उतारा। बाहरी कैंडिडेट होते हुए भी राज बब्बर 7,33,000 से ज्यादा वोट ले गया। सिर्फ 60-70 हजार वोट के मार्जिन से इंद्रजीत 2024 का चुनाव जीत पाए और अपनी इज्जत बचा पाए। तो जब उनकी हार भी कम मार्जिन से हुई और हरियाणा में बीजेपी भी 10 से 5 पे आ टिकी, तो कहीं ना कहीं फिर राज्य मंत्री का तगमा उन्हें दिया गया और उन्हें वो स्वीकार कर। इस बार उनकी जो इच्छा है वो अपनी बेटी को विधानसभा का टिकट दिलवाने को लेकर के है, और वो शायद इस बार पूरी हो जाए। कह नहीं सकते, ये बीजेपी है। ये 2024 तक का इतिहास 5 एपिसोड में हमने बताया, और नरेश चौहान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर वर्तमान हालात की राजनीति को लेकर के एक तबसरा, एक एपिसोड हम लेकर के आएंगे। पहले अब तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और 8 PM इंडिया देखते रहिए। धन्यवाद। मैं धर्मपाल।